नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों क्या चल रहा था, हमारा मौर्य वंश चल रहा था। मौर्य वंश में दोस्तों हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने अशोक का राज्याभिषेक करा दिया था। चलिए देखते हैं आगे क्या है ना। तो सम्राट अशोक के बारे में चल रहे थे, सम्राट अशोक, ठीक है। अशोक का दोस्तों जो शासनकाल बताया था वो बताया था हमने 269 बीसी से 269 बीसी में इसका राज्याभिषेक हो गया। और कहां से कहां तक इसने दोस्तों शासन किया था, ये किया था 232 तक बीसी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते दोस्तों, हमने कहां तक करा दिया। हमने इसमें कराया था कि पहली अनुसूची के अनुसार क्या था, इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, यानी 99 भाइयों की हत्या करने के बाद ये जो है गद्दी पर बैठा था। इसका समर्थन किसने किया था, तारानाथ ने इसका समर्थन किया था। आगे अगर बात करें तो इसको जो राजा बनाने में जो क्या बोलते हैं उसको सहायता जो की थी वो किसने की थी, इसका जो मंत्री था राधागुप्त, उसने सहायता की थी। राधागुप्त से आपको पता चल गया होगा, ये पहले क्या था, प्रधानमंत्री था, ठीक है, इससे पहले बिंदुसार के समय में। चलिए अब इसमें आगे बात करते हैं। आगे हम बात कर रहे थे इसके नाम की, अशोक के नाम कौन कौन से हैं। चलिए तो अशोक के नाम जो है प्राप्त हुए हैं वो अभिलेखों के अनुसार बताए गए हैं। तो देखो अभिलेख की बात करता हूँ, पहले मैं अभिलेख के नाम लिखता हूँ, किस किस अभिलेख में जो है इनके इसके नाम बताए गए। तो देखो मास्की अभिलेख है एक, मास्की, गुर्जरा, ये मास्की गुर्जरा, और आगे है इसमें उदयवोलम नेत्तूर, उदयवोलम, उदयवोलम, नेत्तूर, ये जगहों के नाम है, ठीक है। ये क्या है, जगह के नाम है जहां पर इसके अभिलेख हैं। तो नेत्तूर अभिलेखों के अनुसार, अभिलेखों के अनुसार जो इसके नाम हैं, तो इसका जो नाम है क्या है, ये जो अभिलेख है इसमें क्या नाम मिला है, इसका अशोक ही नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है, अशोक नाम मिलता है, ठीक है। यानी मास्की गुर्जरा उदयवोलम नेत्तूर अभिलेखों के अनुसार इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है अशोक ही है, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें तो इसके अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम कौन कौन से हैं इसके, अन्य नाम, अन्य नाम की बात करें तो देवनाम प्रिय, क्या है इसका अन्य नाम, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय। आगे बात करें तो इसका नाम है, आगे है प्रियदर्शी अशोक, है ना। देवनाम, देवनाम प्रिय, देवनाम, देवनाम प्रिय हो गया एक, तो दूसरा हो गया देवनाम, तीसरा हो जाएगा दोस्तों इसका प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। और आगे है एक और है इसका अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। दोस्तों इसके इसके इतने नाम हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये विकल्प में आ जाता है कि निम्न से कौन सा अशोक का नाम है, तो आप बताना पड़ेगा, आपको सही टिक करना पड़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो आजीवक मुनि थे, कौन थे, आजीवक मुनि थे पिंगल वस्त्र, आजीवक मुनि, यानी आजीवक संप्रदाय के मुनि थे, जिन्हें क्या बोलते हैं, आजीवक मुनि, जिनका नाम था पिंगल वस्त्र। क्या नाम था जिनका, पिंगल वस्त्र, पिंगल वस्त्र इनका नाम था। और इन्होंने क्या किया था, पिंगल वस्त्र ने भविष्यवाणी की थी, पिंगल वस्त्र ने अशोक के राजगद्दी पर बैठने की भविष्यवाणी की, बैठने की भविष्यवाणी की थी, यानी इन्होंने बता दिया था पहले से ही, क्योंकि इसके बहुत भाई थे ना, पिंगल वस्त, है ना। तो
इसने पहले से भविष्यवाणी कर दी कि राजगद्दी पर तो अशोक ही बैठेगा, है ना। चलिए आगे बात करें तो अशोक की अगर बात करें ना, अशोक की बात करें तो अशोक ने क्या किया, अशोक ने जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर वाला, है ना, उसकी स्थापना की थी, यानी वो नगर बसाया था कहाँ पर, झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे अशोक ने झेलम नदी के किनारे क्या बसाया था, श्रीनगर बसाया था, है ना, श्रीनगर बसाया। ये याद रखेंगे, अशोक ने इसको बसाया था, है ना, इंपोर्टेंट है ये। आगे बात करें, अशोक ने एक और बसाया था, क्या बसाया था अशोक ने, नेपाल में ललित पाटन जगह है उसको भी बसाया था। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन, क्या है दोस्तों, ललित पाटन, ललित पाटन नगर बसाया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें तो 255 BC में क्या बताया था मैंने, जब आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था ना, मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था, तो बौद्ध धर्म में क्या बताया था मैंने, जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, क्या हुई थी, जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके समय में हुई थी, वो हुई थी दोस्तों अशोक के समय में। किसके समय में, अशोक के समय। तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वैसे मैंने इसके बारे में बता दिया है, बौद्ध धर्म वाला लेक्चर है मेरा, बहुत ही जबरदस्त 2 लेक्चर हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं उस लेक्चर को ना। 2 भाग में बताया मैंने बौद्ध धर्म को, और बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है। किसी भी चैनल पर जाएंगे तो इतना विस्तार पूर्वक, इतना अच्छी तरीके से डिजाइन करके नहीं बताया गया है जितना मैंने अपने 2 लेक्चर में बताया है ना। अगर आप उस लेक्चर को देखेंगे तो बौद्ध धर्म के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चलिए अगर बात करें आगे तो अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय संगीति होती है दोस्तों, एक तरह से सभा टाइप से होती है ना, जिसमें क्या क्या करना है, क्या क्या चेंजेस करने हैं, बौद्ध धर्म में कुछ जोड़ना है या कुछ हटाना है, तो ये जो होती है वो क्या है, बौद्ध संगीति एक तरह से सभा है ना। तो तृतीय बौद्ध अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई। ठीक, अगर बात करें तृतीय बौद्ध संगीति की तो इसके अध्यक्ष कौन थे, मैंने बताया था आपको इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोगलीपुत्र शिष्य। कौन थे दोस्तों, मोगलीपुत्र शिष्य। मोगलीपुत्र शिष्य, ठीक है। अगर बात करें तो इसमें क्या जोड़ा गया था, तृतीय बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था ये बात करेंगे तो इसमें अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था इसमें, जो त्रिरत्न बताए थे ना हमने, उसी में से एक है ये अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए इसकी तो अब बात करेंगे, अशोक ने एक युद्ध लड़ा था, काफी फेमस युद्ध है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, एक ऐसा युद्ध दोस्तों जिसमें बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ था, यानी बहुत ज्यादा खून बहा था। और अगर बात की जाए उस युद्ध की तो उस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था, यानी इतने सैनिकों की जान गई थी कि वहां से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। दोस्तों वो कौन सा युद्ध था, वो कलिंग का युद्ध था, है ना। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए तो देखो, मगध की अगर बात करी जाए, मगध पर कौन है यहाँ पर, अशोक। ठीक, आगे अगर बात की जाए तो इस साइड में कर लेते हैं ना, यहाँ थोड़ा जगह कम हो गई, बिगाड़ दूं क्या ऊपर वाले को,
लिख लिया होगा, ठीक है। ओके, चलिए साफ कर देता हूँ, है ना। इधर है मगध पर कौन है, अशोक। और कलिंग की अगर बात की जाए, कलिंग, तो कलिंग पर कौन है, कलिंग की अगर बात की जाए तो कलिंग पर है नंदराज। कौन है कलिंग पर, नंदराज, है ना। ये अपनी सेना लेकर के आते हैं और इनकी भी सेना आ जाती है, सेना आ गई दोनों की, है ना। क्या हुआ, अशोक ने अटैक कर दिया, अशोक ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। या अशोक ने अटैक किया तो ये भी रिटेलिएट करेगा, क्या बोलते हैं इसे, रक्षा करेगा नंदराज अपनी, है ना। तो क्या होता है इसमें, बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा नरसंहार होता है, यानी बहुत ज्यादा क्या होता है, सैनिकों की जान जाती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा रक्तपात हो जाता है। अशोक को ये सब देख करके क्या होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है और वो युद्ध न करने का निश्चय करता है, प्रण लेता है कि आज के बाद मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अशोक की जीत हो जाती है और नंदराज की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, ठीक है। अगर इस युद्ध की बात करें, कलिंग का युद्ध नाम है इसका, कौन सा युद्ध नाम है, कलिंग का युद्ध, है ना। कलिंग का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था, ये बहुत ज्यादा सैनिकों की जान गई थी इसमें। ये हुआ था 261 BC में हुआ था। आप ध्यान रखें, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 BC में हुआ था। चलिए इतना हो गया, ड्रॉ कर लेना आप इसे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसमें क्या हुआ था, भेरी घोष की नीति अपनाई थी अशोक ने। शुरुआत में क्या था, अशोक ने भेरी घोष की नीति है, रण घोष यानी युद्ध से जीता जाएगा सब कुछ। इसने क्या था, रणभेद यानी घोरी भेद, क्या बोलते हैं उसे, भेरी घोष की नीति इसने अपनाई थी, यानी युद्ध लड़ करके सब कुछ जीतना है, ये इसकी पहले नीति हुआ करती थी। बाद में इसने क्या किया दोस्तों, धम्म घोष की नीति अपना ली, ठीक है। भेरी घोष से किसकी नीति अपना ली, फिर इसने धम्म घोष की नीति अपना ली, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों हमें इसमें, तो प्रारंभ में क्या इसने भेरी घोष की नीति अपनाई, प्रारंभ में भेरी घोष, भेरी घोष की नीति अपनाई, ठीक है। प्रारंभ में भेरी घोष की नीति अपनाई थी इसने, ये अंडरलाइन कर लेंगे, इसे इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। अगर बात करें बाद की, अगर बात करें तो बाद में क्या हुआ दोस्तों, बाद में इसने कौन सी नीति अपनाई, धम्म घोष की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई दोस्तों, ये इसमें बाद में इसने धम्म घोष की नीति अपनाई, धम्म घोष की नीति अपनाई, ठीक। चलिए ये आपका क्लियर हो गया होगा, क्यों अपनाई इसने, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा दुख हुआ, इतने सैनिकों की जान गई। आगे अगर दोस्तों बात करें तो अशोक ने यहाँ से क्या कर दिया, फिर जैसे इसने धम्म घोष की नीति अपनाई तो अशोक ने इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने, ये भी पूछा जाता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, तो किस युद्ध के बाद अपनाया था, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया ना। बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक। आगे अगर दोस्तों बात की जाए, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। और अगर बात की जाए कि इनको बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया, बौद्ध धर्म में इसने किसने दीक्षित किया इसको, है ना, किसने दीक्षित किया बौद्ध धर्म में। तो अगर महाबोधि वंश के, यानी किसके अनुसार, दीप वंश के अनुसार बात करें, दीप वंश या महावंश के अनुसार बात करें, तो बौद्ध भिक्षु निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किसके अनुसार, दीप वंश के अनुसार, दीप वंश के अनुसार, दीप वंश और महाबोधि वंश, है ना। दीप वंश और दूसरा कौन सा है दोस्तों, महावंश, है ना। कौन सा, महावंश। दीप वंश और महावंश के अनुसार
निग्रोथ ने, किसने? निग्रोथ ने, निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दीक्षित किया है ना, यानी किसने किया था? निग्रोथ ने किया था। इसको आप जो है इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेंगे। किसने? निग्रोथ ने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किसके अनुसार? दीपवंश और महावंश के अनुसार, है ना। दीपवंश और महावंश के अनुसार बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था इसको? निग्रोथ ने किया था। एक तरह से मान लो इसने इसका अनुसरण किया, किसका? निग्रोथ का, है ना। चलिए आगे अगर बात की जाए, एक और दिव्यादान के अनुसार अगर बात करें, किसके अनुसार? दिव्यादान। ये क्या है दोस्तों? ये महाग्रंथ है, दीपवंश और महावंश, यानी ये लिखे हुए बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनके अनुसार बातें चल रही हैं। तो दिव्यादान के अनुसार, दिव्यादान के अनुसार, अगर दिव्यादान के अनुसार बात करें तो किसने दीक्षित किया था? दिव्यादान की बात करें, उपगुप्त ने दीक्षित किया। दिव्यादान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक है, यानी अगर दीपवंश और महावंश के अनुसार बात करें तो किसने किया था? निग्रोथ ने किया था। और अगर दिव्यादान के अनुसार बात करें दोस्तों तो किसने किया था? दिव्यादान के अनुसार उपगुप्त ने किया था। इसको ही आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिख लिया होगा आई होप। चलिए ओके। दोस्तों ये लेक्चर आपको पूरा देखना है और काफी अच्छा लेक्चर रहेगा ये। आप आज आपको पता चल जाएगा। इसके शिलालेख के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों अगर बात करें तो अशोक ने क्या किया था? भाब्रू शिलालेख के अनुसार अगर बात करें, कौन से? भाब्रू शिलालेख, यानी भाब्रू शिलालेख के अनुसार अगर बात करें हम, तो अशोक ने क्या किया? त्रिरत्न जो होते हैं ना, त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कौन कौन से हैं त्रिरत्न? हमने बताया था आपको बौद्ध धर्म में, मैंने पहले ही बता दिया। बौद्ध धर्म का लेक्चर जरूर देख लेना, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो कौन सा था इसमें? त्रिरत्न की अगर हम बात करें तो ये थे आपके बुद्ध धम्म और संघ, है ना। कौन से? बुद्ध, दूसरा धम्म और संघ। ठीक है, त्रिरत्न में इन्होंने क्या की थी? अशोक ने आस्था प्रकट की थी इनमें, त्रिरत्न में, है ना। त्रिरत्न में अशोक ने आस्था प्रकट की, यानी अशोक जो है ना इन तीनों को मानने लग गया। ठीक है, क्या हो गया? अशोक इन तीनों को मानने लग गया, इनके प्रति ज्यादा आस्था हो गई। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दोस्तों बात करें तो इसने प्रचार भी करवाया। किसने? अशोक ने क्या कराया था? प्रचार भी कराया था। तो अशोक की अगर बात की जाए तो अशोक ने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री की अगर बात की तो पुत्री कौन सी? इसकी दोस्तों संघमित्रा एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म, है ना, किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
कहाँ पर भेजा अगर बात की जाए तो, यानी अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री किसको, संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, श्रीलंका भेजा। श्रीलंका भेजा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे अगर बात करें तो देखो, मास्की लघु शिलालेख के अनुसार, है ना, मास्की, इसमें दोस्तों अशोक ने जैसे ही बौद्ध धर्म अपना लिया तो अशोक ने अपने आप को क्या बोला था, अपने आप को बुद्ध शाक्य बोला था। क्या बोला था, अपने आप को बुद्ध शाक्य बोला था। ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, ये जानकारी प्राप्त होती है मास्की जो लघु शिलालेख है वहां से जानकारी प्राप्त होती है। तो लघु मास्की यानी मास्की लघु शिलालेख के अनुसार, लघु शिलालेख के अनुसार, शिलालेख के अनुसार, मास्की लघु शिलालेख के अनुसार अगर बात की जाए तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, अशोक ने अपने आप को क्या बोला था, अशोक ने अनुसार, अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य घोषित किया, मतलब बुद्ध शाक्य बताया, है ना, बताया। इतना हो गया, ठीक। अगर दोस्तों अगर बात की जाए तो भाब्रू शिलालेख के अनुसार तिरतन में आस्था प्रकट की, किसने प्रकट की थी, अशोक ने। अशोक ने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा कहाँ पर भेजा था, श्रीलंका भेजा। किसके लिए भेजा था, ठीक है, घूमने फिरने के लिए नहीं भेजा था, किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। मास्की लघु शिलालेख के अनुसार अगर बात की जाए तो अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य बताया। क्या बताया था, अपने आपको किसे क्या बताया, बुद्ध शाक्य बताया था। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों अशोक के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट की, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अशोक का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक। देखिए अगर अशोक की बात की जाए तो इसके शिलालेख के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे इसका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं किसके अनुसार, पहले इसके शिलालेख के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए अगर अशोक की शिलालेख, अशोक के शिलालेख, है ना, कितने शिलालेख थे अशोक के दोस्तों, बृहद शिलालेख जिन्हें बोला गया है। क्या बोला गया है, बृहद शिलालेख, यानी बड़े बड़े जो शिलालेख हैं वो कितने थे, 14 शिलालेख हैं, ठीक है, 14 है इनकी संख्या ना। अशोक के शिलालेख कितने हैं, 14 हैं, और ये बृहद हैं, बृहद यानी बड़े बड़े, बृहद शिलालेख, बृहद। शिलालेख, है ना। वैसे और भी हैं, छोटे छोटे हैं ना, शिलालेख के बाद स्तंभ लेख भी हैं, ठीक है। तो जो हम पढ़ाई करेंगे वो किसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करेंगे किसके बारे में जान करेंगे, 14 शिलालेख के बारे में जानकारी, जो बृहद शिलालेख हैं और जिनके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कौन से शिलालेख में क्या क्या बताया गया है या क्या क्या लिखा हुआ है, ये हम बताएंगे एक एक करके, है ना। तो इसमें 14 के 14 तो लिखने नहीं है हमें, इसमें से इम्पोर्टेंट करने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं अब तक, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं प्रथम शिलालेख के अनुसार। इसके अनुसार मैं पानी पी लेता हूँ, है ना। प्रथम शिलालेख के अनुसार जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए तो प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख, ठीक है। प्रथम की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या बताया गया है प्रथम शिलालेख में, इसमें बताया गया है पशु हत्या पर रोक की जानकारी प्राप्त होती है इससे, है ना।
पशु हत्या पर रोक की जानकारी। दोस्तों अगर जो भी आप नए हैं, अगर आपको नहीं पता शिलालेख क्या होता है तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। शिलालेख में क्या होता है कि पत्थर पे इन्होंने जानकारी दी है, यानी पत्थर पे लिखा हुआ है, जो पत्थर पे लिखे हुए हैं उसके अनुसार ये बताया गया है ना। जो पत्थर, शिल माने क्या होता है, पत्थर ही होता है, तो पत्थर पे जो लिखा हुआ मिला है वही आपके शिलालेख होते हैं, जो लेख शिल पर यानी पत्थर पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो प्रथम शिलालेख की बात करें तो क्या मिलता है यहाँ पर, पशु हत्या पर रोक की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय शिलालेख। द्वितीय शिलालेख, द्वितीय शिलालेख के बारे में अगर जानकारी कौन कौन सी मिलती है इसके बारे में बात करें तो मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा की जानकारी। किसकी? मनुष्य व पशुओं, मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा की जानकारी। चिकित्सा आई है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दिया करो। कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक हो जाती है लिखने में, है ना, जैसे राइटिंग मिस्टेक बोलते हैं ना, वो हो जाती है। चिकित्सा की जानकारी, चिकित्सा की जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से? द्वितीय शिलालेख से। ठीक है, अब तृतीय शिलालेख की बात करते हैं। किसकी? तृतीय शिलालेख। तृतीय शिलालेख की दोस्तों बात की जाए तो तृतीय शिलालेख में क्या बताया गया? युक्ता का प्रादेशिक व रज्जुओं के साथ, यानी युक्ता का, युक्ता क्या है? युक्ता अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है ना। युक्ता का प्रादेशकों, अगर इसमें की बात करें तो युक्ता का प्रादेशकों, युक्ता का प्रादेशिक है ना, युक्ता का प्रादेशिक व रज्जुकों, रज्जुकों के साथ, युक्ता का प्रादेशिक व रज्जुकों के साथ प्रत्येक 5वें वर्ष का आदेश, प्रत्येक 5वें वर्ष, ये क्या है दोस्तों? ये प्रशासनिक अधिकारी है, युक्ता का प्रादेशिक व रज्जुक, यानी ये एक युक्ता है, ठीक है, ये भी एक अधिकारी है आपका और ये भी अधिकारी है। इसमें क्या होता था दोस्तों? प्रत्येक 5वें वर्ष के बारे में जानकारी होती थी। 5 वर्ष का आदेश होता था कि इस 5 वर्ष में क्या क्या करना है, यानी जैसे पंचवर्षीय योजना होती है ना, तो 5 साल का ये लेखा जोखा होता था, उसकी जानकारी इसमें मिलती है। किसमें? तृतीय शिलालेख में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए किसकी बात करेंगे? और चतुर्थ शिलालेख की। किसकी? चतुर्थ शिलालेख की। चलिए चतुर्थ शिलालेख की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है? भेरी घोष के बारे में बताया गया है ना। भेरी घोष के स्थान पर इसमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने क्या किया? भेरी घोष, भेरी घोष को दोस्तों रणघोष भी बोलते हैं, रणघोष है ना। भेरी घोष के स्थान पर कौन सी अभी बताई थी मैंने? धम्म घोष की नीति, धम्म घोष की नीति की जानकारी। भेरी घोष के स्थान पर क्या दोस्तों? धम्म घोष की नीति की जानकारी है ना, नीति की जानकारी ये बताया गया है। ठीक, चलिए अगर आगे बात करेंगे, लिख लिया होगा वैसे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करें तो पंचम शिलालेख की बात करते हैं ना। किसकी? पंचम शिलालेख। पंचम शिलालेख की अगर दोस्तों बात की जाए तो इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें धर्म जो महामात्र की नियुक्ति करते थे, धर्म महामात्र, धर्म महामात्र, धर्म महामात्र
की नियुक्ति, जैसे होते हैं ना पुरोहित टाइप से, जो होते हैं पुरोहित टाइप से, तो उन्हीं को बोलते हैं धर्म महामात्र, है ना। तो इसकी नियुक्ति की जानकारी मिलती है। धर्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी किससे प्राप्त होती है? धर्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी तो ये आप बताइए, अगर एग्जाम पूछा जाए तो पंचम शिलालेख के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि धर्म महामात्र की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, चलिए चलिए मैं इसको बिगाड़ देता हूँ ना, साफ कर देता हूँ। देखो मैं अभी कहता हूँ कि इसे बिगाड़ देता हूँ, है ना। बिगाड़ने का मतलब ये होता है साफ करने का, थोड़ा सा क्षेत्रीय लैंग्वेज का अंतर पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है ना। तो जो भी बाहर के देखने वाले हैं, यूपी से जो बाहर के देखने वाले हैं, वो थोड़ा इस बात पे ज्यादा हंसना मत, है ना। वैसे हंसना भी लाभदायक है, कभी कभी हंस भी लिया करो, ठीक है। चलिए अगर आगे बात करें, पांचवा शिलालेख हो गया ना, छठा शिलालेख। अब बात करें किसकी? छठा शिलालेख की। छठा शिलालेख की अगर बात करें तो इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें हमें जानकारी मिलती है कि जो प्रतिवेदक होते थे, जो प्रतिवेदक का मतलब होता है जिसको मतलब किसी को परेशानी है अगर राज्य में, है ना, यानी अगर किसी को अशोक के शासन काल में परेशानी है तो प्रतिवेदक मतलब अपनी जो समस्या है वो राजा के सामने प्रेषित करने वाला क्या होता है? प्रतिवेदक होता है। तो वो किसी भी समय क्या था, वो अशोक से मिल सकता था, है ना। ये जानकारी मिलती है इससे कि जो प्रतिवेदक था वो किसी भी समय मिल सकता था, यानी अपनी बात कह सकता था। किससे? अशोक से। ठीक है, अशोक से मतलब जो राजा होता था यानी अशोक। ठीक है, तो बात करें प्रतिवेदक, प्रतिवेदक है ना, प्रतिवेदक, प्रतिवेदक किसी भी समय राजा मतलब अशोक, है ना, किसी भी समय अशोक से मिल सकता था। जैसे अगर हम आपको जहांगीर के बारे में पढ़ाएंगे ना, जहांगीर ने क्या किया था? सोने की जंजीर दरबार में लगाई थी, जिसको परेशानी होती थी वो सोने की जंजीर को खींचता था, है ना। तो जहांगीर उसको फिर न्याय दिलाता था। ठीक, ये पढ़ाएंगे हम आपको मध्यकालीन भारत में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा मध्यकालीन भारत में, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे उसको। ठीक है, चलिए मिल सकता था, ये हो गया छठा शिलालेख। आगे अगर दोस्तों बात करें तो सातवां शिलालेख की बात करते हैं। अभी तक तो क्रम सही है ना, बाद में कुछ छोड़ देंगे इसमें जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो है अगर आपकी बात करूं तो 8वें तक तो प्रत्येक जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो सातवां शिलालेख, सातवें अगर शिलालेख की बात करें तो इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें सभी धर्मों के लिए श्रावण का संदेश, क्या जानकारी मिलती है इसमें? सभी धर्मों के लिए श्रावण का संदेश। ठीक, अगर 8वें शिलालेख की बात करें, आठवां शिलालेख की बात करें तो इसमें दोस्तों जानकारी मिलती है 8वें में कि जो धर्म यात्राओं की, जो धर्म यात्रा होती है उस टाइम को, उसकी जानकारी इसमें दी गई है 8वें शिलालेख में, है ना। तो धर्म यात्राओं की जानकारी, धर्म यात्राओं की जानकारी कहाँ से मिलती है? हमको 8वें शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। चलिए 8वें के बाद अगर दोस्तों देखें तो हम 12वां देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 12वां देखेंगे, है ना। कौन सा देखेंगे? 12वां देखेंगे। कौन सा? 12वां, 12वां। आप संख्या में भी लिख सकते हैं ऐसे, 12वां, है ना। ठीक है, 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख की अगर बात करें तो इसमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? इसमें जानकारी मिलती है धार्मिक फैसलों,
धार्मिक सहिष्णु की जानकारी प्राप्त होती है। 12वें की अगर बात करें तो 13वां शिलालेख कौन सा है इसके बाद? 13वां 13वां शिलालेख। तो 13वें शिलालेख की अगर दोस्तों बात किया तो इसमें क्या है? कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है हमें। किसकी? कलिंग किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों में? कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, कलिंग युद्ध की जानकारी। तो कौन सा? ये 13वां, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये कौन सा था? 13वें के बाद अगर बात करें कौन सा है? 14वां। लास्ट कौन सा है? 14वां है ना, 14वां 14वां शिलालेख। राइटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं है, आप समझ जाओगे ना, थोड़ा मैं बोलता हूँ उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया करें, शब्दों पे जाए ना। तो 14वें शिलालेख की अगर बात करें तो धम्म के सिद्धांतों की अनुपालना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। धम्म के सिद्धांतों है ना, धम्म के सिद्धांतों की अनुपालना। अनुपालना का मतलब है इसका पालन करना। अनुपालना यानी इसका पालन करना है। दोस्तों एक रह गया इसमें इम्पोर्टेंट, कौन सा रह गया? 9वां वाला है ना। तो 9वें वाले की बात करें तो 9वें वाले को देखते हैं। नहीं 9वां इम्पोर्टेंट नहीं है, 8वां हो गया, 12वां, हाँ ठीक है, चलिए ओके हो गया ना। 9वां का भी आया नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए 12वां आपका इम्पोर्टेंट है, एक तो 12वां, ठीक है, इसको देख लेना, ये बताया गया है 13वां और ये 14वां, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार जो है आ चुके हैं, ठीक। चलिए तो एक बार इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। छठा शिलालेख क्या हो गया आपका? प्रतिवेदक किसी भी समय अशोक से मिल सकता, यानी जिसको प्रॉब्लम हुई वो आकर के मिल सकता था अशोक से। 7वां शिलालेख क्या जानकारी देता है? कि सभी धर्मों के लिए श्रावण का संदेश। 8वां शिलालेख क्या जानकारी देता है? धर्म यात्राओं की जानकारी। 12वां शिलालेख क्या करता है? धार्मिक सहिष्णु की जानकारी मिलती है इससे। और 13वां क्या बोल रहा है? कलिंग युद्ध की जानकारी। 14वां क्या कह रहा है? धर्म के सिद्धांतों की अनुपालना, यानी धर्म के सिद्धांतों का पालन करना इसमें बताया गया है 14वें शिलालेख में, ठीक है। अगर मैं इसके उत्तराधिकारी की बात करता हूँ, किसके? अशोक के उत्तराधिकारी। तो अशोक का जो उत्तराधिकारी है, अशोक का उत्तराधिकारी, देखो अशोक के बाद जो भी हुए इसमें, ठीक है, उत्तराधिकारी, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कुणाल था। कौन था? कुणाल, है ना। कुणाल से याद करना, कुणाल खेमू से याद कर लेना, है ना। ढोल पिक्चर में देखा होगा आपने, लंबे लंबे बालों वाला, क्या नाम है उस हीरो का, एक्टर का? कुणाल खेमू। ट्रैफिक सिग्नल में भी है ना, राजा हिंदुस्तानी में ड्राइवर का बच्चा बनाया है, ड्राइवर जो रहता है कौन, आमिर खान, उसके साथ जो बच्चा देखा है ना, वो कुणाल खेमू है उसका नाम, ठीक। तो कुणाल ऐसे याद कर लेना आप, ठीक है। वैसे पूछा नहीं गया है, कभी अगर पूछा जाए तो पूछ सकते हैं ना, क्योंकि अशोक था इसका जो था वो अंतिम प्रतापी सम्राट था। अशोक जो था वो क्या था? अंतिम प्रतापी सम्राट था इसका, किसका? मौर्य वंश, है ना। तो शायद अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में पूछ लिया जाए तो कुणाल आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं तो परेशान हो गया, है ना, मैं ही परेशान और मेरे साथ जो लगे पड़े हैं वो भी परेशान गर्मी में, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, काफी मेहनत लग रही है और काफी पसीना आया आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, इसको लाइक करें, स्टडी ग्रुप में भेजें, जो भी आपके फ्रेंड हैं, अपने जो भी रिलेशन, नाना नानी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, जहाँ भी मतलब उनके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहां पर इसे भेजेंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले की जितनी क्लासें हैं दोस्तों, आप जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के देख सकते हैं। और जितनी भी दोस्तों हमारी ट्रिक की क्लासें हैं, योद्धा ट्रिक के नाम से हमारी क्लास आती है, उनको भी आप देख सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चैनल को दोस्तों नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।